मैं तो ललन के लिए बहुत परेशान हूँ। अरे कल को मुझे अगर कुछ हो जाता है तो इस घर का क्या होगा। मेरा नालायक बेटा है जो ना तो कहीं काम करने को राजी होता है और ना ही मेरा काम संभालता है। अजी आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसको उसकी जिम्मेदारियां बखूबी पता है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है अनीता। हमारी बहू की तरफ देखो, उसके पेट में पल रहे बच्चे की तरफ देखो। अगर वो कमाएगा नहीं तो इस घर के साथ अपने होने वाले बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा। मोहन अपनी पत्नी अनीता से बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ ललन आता है। उसको देख मोहन अपनी चिंता व्यक्त करता है। ललन बेटा, तू क्यों अपनी जिद पर अड़ा है? तू हमारा काम क्यों नहीं करता? अगर यही हाल रहा तो तू अपने होने वाले बच्चों का ख्याल कैसे रखेगा? बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मोची का काम नहीं करूंगा। मैं बस उतना ही कमाना चाहता हूँ जितने में मेरा घर चल सके। तुझे तेरे बाबा की हालत नजर नहीं आती क्या? अरे कैसा बेटा है तू। माँ आप चाहे मुझे जो भी बोल लें, पर मैं मोची का काम नहीं करूंगा। नहीं करूंगा तो कह दिया, नहीं करूंगा। अगर नहीं करेगा तो कोई और काम ढूंढ ले, लेकिन कोई तो काम कर। तेरे बाबा की तबीयत कितनी खराब रहती है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो और काम कर सके। मान जाइए ना जी, माँ जी सही तो कह रही है। बाबा की हालत तो देखिए जरा। राधा, मुझे बाबा की भी हालत का अंदाजा है और इस घर का भी, लेकिन तुम तो मुझे समझो, मैं बाबा की तरह गुजारा करने लायक काम नहीं कर सकता। मुझे कुछ और करना है। मैं मेरे होने वाले बच्चों को ये गरीबों वाली जिंदगी नहीं देना चाहता। तू कुछ नहीं कर सकता। और रही बात काम की, तो एक गरीब का बच्चा गरीब ही होता है, एक मोची का बच्चा मोची ही होता है। माँ आपकी इस गलतफहमी को ना मैं एक दिन जरूर दूर करूंगा। गुस्से में ललन अपने घर बैठता भी नहीं, उल्टे पैर बाहर चला जाता है। और घर में आए दिन कलेश को देखते हुए मोहन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सभी घर वाले सदमे में थे, लेकिन अनीता को इस बात का दुख था कि उसके पति की आखिरी इच्छा भी उसका बेटा पूरा नहीं कर सका। ललन अपने पिता की फोटो के सामने बैठे रो रहा था। तभी अनीता उसके पास आती है। निकल जा मेरे घर से, बल्कि अभी निकल जा। ना सिर्फ मुझ पर बल्कि बहू पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। माँ ये आप कह रही हैं? मेरा आप लोगों के अलावा और कोई नहीं है। जो बेटा अपने बाप की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, वो क्या ही करेगा। माँ जी ने घर से मत निकालिए। नौकरी ढूंढना आसान बात नहीं है। आप इन्हें कुछ समय तो दीजिए। मुझे यकीन है कि ये बहुत जल्द नौकरी ढूंढ लेंगे। बहू का मासूम चेहरा और उसके पेट में पल रहे बच्चे को देखते हुए अनीता उसको घर से नहीं निकालती। देखते ही देखते 10 दिन गुजर जाते हैं और ऐसे ही एक दिन सुनिए जी, घर में राशन खत्म हो गया है, आप राशन भरवा लीजिए। अब मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। मैं भी देखती हूँ कब तक जुगाड़ करता है। अपना खर्चा तो उठा नहीं पा रहा है, बड़ा आया घर का राशन भरवाने वाला। अनीता की बात सुन न सिर्फ ललन बल्कि राधा को भी बुरा लगता है, लेकिन राधा अपनी सास को कुछ नहीं कहती। लेकिन ललन अपने घर से बाहर निकल जाता है और सीधा राशन के दुकान पर रुकता है। जी नमस्ते अंकल जी। वो क्या है ना, मुझे राशन की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा उधार दे दे तो। ना बेटा ना, माफ करना मुझे। तुम्हारी पहले की उधारी तो अभी तक चुकाई नहीं गई तुमसे, और तुम बाकी और उधारी मांगने आ गए। देखो मैं तो तुम्हें एक अनाज का दाना नहीं दे सकता। मैं आपको जल्दी सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा उधार दे दीजिए। मेरी बीवी पेट से है, मैं उसे भूखा नहीं रहने दे सकता। देखो बेटा, तुम्हारे बाबा हमारे जूते बना दिया करते थे, इसलिए हम उनको कम दाम में दे दिया करते थे राशन। लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा उधार राशन नहीं दे सकता, माफ करना बेटा। दुकानदार की बात सुन ललन उदास हो जाता है, पर ललन को उदास देखकर दुकानदार उसे एक सलाह देते हुए कहता है, बेटा ऐसा करो, अगर तुम कोई काम चाहते हो तो गांव के राजेश ग्वाले के पास चले जाओ। उसको दूध बेचने के लिए एक लड़का तो चाहिए ही, तो तुम बेच देना उसका दूध। जी धन्यवाद। अरे राजेश भैया, मैंने सुना है आपको लड़के की जरूरत है।
आपको दूध बेचने के लिए एक लड़का चाहिए ना? हाँ हाँ, चाहिए चाहिए। क्या तू कर पाएगा? देख ले, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ भैया, क्यों नहीं, आप बस बता दीजिए कहाँ जाना है दूध बेचने। देख, हमारे जो ग्राहक है ना, वो बंधे हुए हैं, तो उनके घर में जा जाकर तू उनके घर दूध पहुंचा दियो। अब बस इतना ही काम है। और हाँ, तुझे दिक्कत ना हो इसलिए उन सब का नाम मैं तुझे लिख कर दे दूंगा। ललन राजेश की बात मान जाता है और राजेश की दी गई लिस्ट के अनुसार वो दूध लिए बाहर निकलता है। तभी अचानक उसके सामने एक बच्चा आ जाता है। उसको बचाने के चक्कर में ललन दूध के साथ नीचे गिर जाता है और जब इस बारे में राजेश को पता चलता है तो वो ललन को बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगता है। हे भगवान, क्या कर दिया तूने? अरे मुझे तो तुझे दूध देना ही नहीं चाहिए था। अरे सारे दूध का सत्यानाश कर दिया तूने। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो अचानक से रास्ते में बच्चे आ गए। अरे बस कह दे, अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। जा जा, भाग जा यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिला। राजेश ललन को फटकार लगाकर भगा देता है। उदास ललन एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद से ही जिंदगी की शिकायतें करने लगता है। ना जाने मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कोई मुझे काम देने को राजी ही नहीं है। अगर कोई काम दे भी देता है तो मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। ललन खाली हाथ अपने घर लौटता है, जहां उसकी माँ उसको खाली हाथ देकर उस पर भड़क जाती है। देख लिया बहू, देख अपने पति को, आ गया ना खाली हाथ। अरे मुझे पता ही था, तेरे ससुर की कमाई से ये घर चलता था। उसके जाने के बाद घर की हालत देख ले। अगर इसके होते हुए भी हमें भूखे पेट सोना पड़े तो ये है ही क्यों यहाँ। माँ जी, आप थोड़ा शांत तो हो जाइए। वो अभी यहाँ घर पर आए हैं, कम से कम रुक तो जाइए थोड़ा। अरे क्या ही चुप रहूं, इसके होने न होने का कोई फायदा है। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। आप तो मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे मैं आपकी औलाद ही नहीं हूँ। हे भगवान, जुबान देख लो इसकी कैसी कैंची की तरह चल रही है। अरे ऐसी औलाद होने से अच्छा है कि मेरी औलाद ही ना होती। सुन ललन, मैं अपने लिए नहीं बल्कि तेरे और तेरे बच्चे के लिए भी सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई काम धंधा कर ले तू, लेकिन तू सुनता ही कहाँ है। ललन को कहीं काम नहीं मिल रहा था और उसे मोची का काम करना भी नहीं था। इस समय उसे अपने परिवार की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसकी माँ उसे ताने दे देकर उसे नीचा दिखाती थी। ये सब देखकर ललन गुस्से में आकर घर छोड़ने का फैसला करता है। आपको मेरे यहाँ रहने से बहुत परेशानी है ना? कोई बात नहीं, अब मैं इस घर में कदम तक नहीं रखूंगा। इतना बोलकर ललन अपने घर को छोड़कर चला जाता है। मैं सच में इस धरती पर बोझ हूँ। ना मैं एक अच्छा बेटा बन सका और ना पति, तो पिता तो कैसे ही बन पाऊंगा। अब मेरे इस दुनिया में रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो माँ मुझे इतना उल्टा सीधा बोलती है। अब मैं और जीना नहीं चाहता। रात से ललन समुद्र की लहरों को देख रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद वो आत्महत्या करने की सोचता है। बचाओ, बचाओ। अरे भाई साहब, क्या कर रहे थे आप? अरे समुद्र में कैसे गिर गए? कहाँ के हो और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम लल्लन है। मैं गिरा नहीं था, बल्कि मैं अपनी जान लेने की सोच रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे जीने का एक मौका दे दिया। साथ ही मुझे ये बताया कि मुझे मेरी आने वाली जिंदगी में क्या करना है। मैं कुछ समझा नहीं। ललन अब राजीव को सारी बात बताता है। भाई साहब, आपने मेरी जान बचाई है। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपसे एक मदद और चाहिए। हाँ हाँ भैया, कहो कैसी मदद चाहिए? जी, मुझे एक जमीन चाहिए जिस पर मैं नमक बना सकूं, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत खारा है। समुद्र के खारेपन में से ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसमें बहुत नमक है। अरे वाह भाई साहब, आपकी योजना तो सच में बहुत अच्छी है। अगर आप नमक बेचेंगे ना तो हमारे गांव में तो सबसे ज्यादा बिकेगा, क्योंकि हमारे गांव में नमक की समस्या तो दादा परदादा के जमाने से है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका भी भला हो जाएगा और गांव वालों का भी भला हो जाएगा।
और जमीन की बात रही, मैं आपको जमीन देने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ, आपको मुझे अपने साथ में रखना होगा काम पर। सोच लीजिए। ठीक है, आप बताइए कहाँ है। इस तरह ललन और राजीव मिलकर काम करने की ठान लेते हैं। राजीव भाई, आप उधर से खोदना शुरू करो और मैं इधर से। इस तरह हम एक बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं और समुद्र का पानी इसमें इकट्ठा करेंगे। सुबह से शाम हो चुकी थी, पर काम अभी भी आधा ही हुआ था। लेकिन ललन अभी हार नहीं माना। वो लगातार मेहनत करता रहा। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार वो गड्ढा खोद देते हैं। राजीव भाई देखो, हमने खोद ली ना जमीन। हाँ भाई, ये तो सही कहा आपने। लेकिन भाई एक बात पूछूं, पानी तो आ ही नहीं रहा। आएगा, जरूर आएगा। ललन भाई देखो देखो, अब पानी आ गया। हमारी मेहनत सफल हुई। अब इस पानी को हम यूं ही छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद आकर देखेंगे। इस तरह ललन राजीव के साथ उसके घर चला जाता है। और अगले 2 दिन बाद जब राजीव और ललन उस जगह पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि ना तो पानी सूखा है और ना ही समुद्र का पानी आना बंद हुआ है। अरे, हमने तो समुद्र के पानी को रोका ही नहीं। अब हम क्या करें? करना क्या है, पहले पानी को रोकते हैं, उसके बाद पानी को जल्दी सुखाने के लिए हमें लकड़ियों की जरूरत होगी। राजीव और ललन मिलकर उस समुद्र के पानी को रोकते हैं और जहाँ पानी इकट्ठा हुआ था उसके चारों तरफ खूब सारी लकड़ियां रखकर आग जला देते हैं। ललन और राजीव अब अपने हाथ में बोरा लिए वहाँ पर आते हैं जहाँ उन्होंने नमक बनाया था। धीरे धीरे कर वो सभी नमक बोरी में भरने लगते हैं। ए भैया, ये नमक कैसन दिए हो? जी, एक पैकेट 25 रुपए का है। अच्छा ठीक है, 15 पैकेट पैकवा कर दो। इस तरह ललन के पास काफी भीड़ लगती है और उसके सभी नमक के पैकेट बिक जाते हैं। समय बीतता है और बीतते समय के साथ ललन और राजीव दिन 2 और रात 4 तरक्की करते हैं। ललन अपनी बड़ी सी गाड़ी लिए अपने गांव पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी माँ आज भी मोची का काम कर रहे हैं। माँ, राधा। ललन, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। देखा माँ, मैं कहता था ना कि मैं मोची का काम नहीं करूंगा और ना ही अपने परिवार वालों को गरीबी के दिन दिखाऊंगा। वो दिन आ गया माँ। आपको पता है, मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ। अब मैंने नमक का व्यापार किया है और अब अपने गांव में भी नमक का काम शुरू करूंगा। साथ ही आज मैं गांव में सभी को फ्री में नमक बांटूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।